तो इस पूरे सेशन में बच्चों आज हम जानने वाले हैं कि कैसे आप सीडीएस 1 2022 की प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। यानी ये पूरा का सेशन उन बच्चों के लिए ज्यादा डेडिकेटेड या ज्यादा फोकस्ड रहेगा जिन्होंने अभी तक सीडीएस के लिए कोई ऐसी खास प्रिपरेशन नहीं की हो। और मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अगर जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से आप अपने सिलेबस को अप्रैल तक कंप्लीट करेंगे और अप्रैल में ना ही क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आएंगे बल्कि अच्छे मार्क्स के साथ आप अपना सीरियस एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे। सो जो भी डाउट्स है आपको कि कैसे बुक स्टडीज आपको करना है, किस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए, मंथ वाइज क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपका वीक वाइज क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पहले किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए, कैसे आपको अपना टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको सीरियस एग्जामिनेशन से रिलेटेड इस पूरे सेशन में हम डील करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम आप प्लीज हमें बताइए कि हम इंग्लिश के लिए कौन सी बुक रेफर करें, हम मैथ्स के लिए कौन सी बुक रेफर करें और किस तरह से हम अपने शेड्यूल को मैनेज करें अगर हमारी अभी तक कोई प्रिपरेशन अच्छी खासी नहीं हो पाई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। बिफोर मैं आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करूं, दो तीन क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली बहुत ही मुझे लगता है कि हर बच्चे के साथ ही होते होंगे। हर बच्चा सबसे पहले जब एग्जामिनेशन, सिर्फ यही नहीं बट कोई भी एग्जामिनेशन अगर हम देने बैठते हैं तो हम सबसे पहले क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम स्टडी मटेरियल यानी रिसोर्सेज को फाइंड आउट करते हैं। पहले हम रिसोर्सेज कलेक्शन में लग जाते हैं और अप्रोक्सीमेटली रिसोर्सेज कलेक्शन हमारा 10 से 15 दिन जो है वो ले जाता है। क्योंकि हर बारी हम इंटरनेट पे जाते हैं या किसी को बात करते हैं या कोई सोर्स देखते हैं तो हर बारी हमें जाने पे एक नया रिसोर्स, एक नया वेबसाइट एक्सप्लोर होता है। फिर वो हम कलेक्ट करते जाते और करीबन 10 से 15 दिन हमारा प्रिपरेशन टाइम जो हम बना के रखते हैं वो हमारा इसमें से निकल जाता है। अच्छा, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि अब तो हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ बैठना चाहिए। तो हम सोचते हैं चलो आज बैठ के टाइम टेबल बना लेंगे, हम शेड्यूल बनाते हैं। अब वो शेड्यूल बनाते बनाते वो नेक्स्ट डे भी इसी तरह से निकल जाता है और आने वाले कुछ टाइम में जब वो शेड्यूल नहीं फॉलो हो पाता तब सब कुछ एकदम क्योस हो जाता है और फिर और टेंशन और प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि टाइम हमारे हाथ से जा रहा होता है। इसके अलावा जब भी पढ़ने बैठे हो तो बच्चे बोलते हैं यूजुअली पढ़ाई में मन नहीं लगता या समझ नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन हमसे लगता नहीं है। फिर हमें लगता है कि यार ये वाला जो हम प्लान हमने तैयार करा है ये वर्कआउट नहीं करेगा, चलो दूसरा कुछ देखते हैं। इंटरनेट पे गए, यूट्यूब पे गए, किसी दूसरे रिसोर्स को देखा, फिर वहां पे डिस्ट्रैक्ट हुए और उसको फॉलो करने लगे। फिर सेम प्रोसीजर ये कि इट कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है, तो ये मेन दो तीन फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो तो हर बच्चा इसको बैठ के करता है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस तरह से करना है ताकि हम compete कर सके उन लोगों से जो ऑलरेडी, जो कैंडिडेट्स अपने रिवीजन मोड में आ चुके हैं या जो अपना सिलेबस खत्म करने वाले हैं एंड ऑन द वर्ज ऑफ रिवीजन है और प्रैक्टिस करने वाले हैं। कोई भी एग्जामिनेशन जब आप देते हैं तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप कितने नंबर ऑफ आवर्स स्टडी कर रहे हैं या सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, बल्कि ये है कि जो भी सिलेक्टिव टॉपिक्स आपने चूज करे हैं उनमें से कितना परसेंटेज आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आ रहा है। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक चूज करा उसमें से 50% क्वेश्चन आ गए तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाती है कि आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे। तो टॉपिक्स हमें उस अकॉर्डिंग चुनने हैं, उस अकॉर्डिंग चूज करने हैं जिनमें से मैक्सिमम पोर्शंस हमारे एग्जामिनेशन में कवर अप हो। ठीक है, तो अब बिफोर गोइंग डीप इनटू द स्ट्रैटेजी, आगे मैं आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सिर्फ वो 10 टॉपिक्स, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगी जो कि आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है। अगेन फ्यू टॉपिक्स विच आर देयर फॉर मैथमेटिक्स एंड फ्यू टॉपिक्स विच आर देयर फॉर जीके। अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट ये 10 मोस्ट प्रायोरिटी एरियाज हैं यूपीएससी सीबीएसई एग्जामिनेशन के, जिनको अगर आप क्लियर करते हैं, पढ़ते हैं प्रॉपरली, तो एटलीस्ट 85 टू 90%, नॉट लेस देन दिस, 85 टू 90% जो है वो पेपर यहीं से फ्रेम आउट होता है, कहीं और से फ्रेम नहीं होगा। ठीक है, आप जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले क्या करें, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, तो मैं बोलूंगी कि सबसे पहले तो अपना एम बनाइए। क्योंकि बिना टारगेट के जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उसमें प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल आर ग्रेजुएट्स, अगर हमें कोई फाइल तैयार करनी होती है, फाइल में कितने पेजेस लगेंगे, फाइल का अरेंजमेंट कैसे होगा, ये कैसे हमें पता चलता है? उसके लिए हम क्या पकड़ते हैं? सबसे पहले हम इंडेक्स बनाते हैं।
इंडेक्स में जो हम अरेंजमेंट करते हैं एक एक करके टॉपिक वाइज, जब हम उस अरेंजमेंट को कंप्लीट करते जाते हैं हमारी फाइल जो है ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप बिना गोल के, बिना टारगेट के, बिना एक स्ट्रैटेजी के अपनी प्रिपरेशन करने बैठेंगे तो आज आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरे दिन आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया और फिर वो पूरा मिक्सअप होने वाला है। फिर आपको लगेगा कि आपने इतनी देर पढ़ाई करी, मेहनत करी, उसका कोई यूज नहीं, क्वेश्चंस आप लगाएंगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपकी मेहनत जो है टोटल वेस्ट हो जाएगी। फिर आप उससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब तो मैं फिर से बैक टू स्क्वायर वन यानी बैक टू जीरो मोड पे आ गया कि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। तो प्रेशर बढ़ेगा, इससे कंफ्यूजन बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। सो प्रॉपरली हमें एक एक चीज को कवर करना है। सबसे पहले मैं कहूंगी टारगेट बनाइए। ओटीए वाले जानते हैं उनका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, उनको एटलीस्ट 95 से 105 के आसपास लगभग अपना स्कोर करना चाहिए। तो क्योंकि अभी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मैं कहूंगी 100 प्लस यहाँ पे आप कोशिश करें कि 100 प्लस अपना टारगेट लेके चले कि 100 प्लस मार्क्स आपको अचीव करना है, स्कोर करना है, विच इज वेरी इजी। नॉन ओटी कैंडिडेट्स डिपेंडिंग अपॉन आईएमए ब्रांच है आपका, एएफए ब्रांच है, जो भी कट ऑफ मार्क्स जाती है उस अकॉर्डिंग आप अपना 130 145 इस तरह से टारगेट लेके रेस्पेक्टिव चल सकते हैं। अभी हम डिटेल में भी देख लेंगे कि क्या क्या मार्क्स है, क्या क्या टारगेट्स हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने जो एमिंग इंस्टीट्यूट है वहां का जो लास्ट कट ऑफ क्या गया है उसके इर्द गिर्द अपना टारगेट रख के अपना गोल सेटअप करिए। ठीक है, ये तो रही, यहां से आप करें अपनी शुरुआत। अब जैसे मैंने बोला कि मार्क्स देख लेते हैं किसको कितना करना है। तो सीडीएस का जो ऑफिशियल कट ऑफ थी जो अभी हमारे पास है वो लास्ट आईएमए की 134 गई है, आईएनए की 122, एएफए 148, एएफए इज ऑलवेज हाई, ओटी 95 के आसपास है। 2020 और 2021 में जो है अप्रोक्सीमेटली कहा गया कि 100 105 को टच किया हुआ है। नाउ इसमें मैं कहूंगी कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमेशा +5 ±5 या 10 का लमसम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज मान के हमेशा चलते हैं। तो हम डिक्रीज तो नहीं मानेंगे, हम नेगेटिव तो नहीं जाएंगे, हम ऑब्वियसली उसी साइड को चूज करेंगे जिससे हमारा बेनिफिट हो, क्योंकि अगर कट ऑफ बढ़ता है तो हमारे चांसेस भी बढ़ेंगे, हमने टारगेट ज्यादा किया होगा, प्लस अगर कट ऑफ नहीं भी बढ़ता तो भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो टारगेट हमेशा आपको +5 +10 का यहाँ पे लेके चलना है। नाउ कट ऑफ आपके सामने है, आपने अपना गोल बना लिया, तो एक स्टेप आप अभी ऑलरेडी मेरे साथ चल चुके हैं अपनी सीरियस प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि एग्जामिनेशन को भी समझ लेते हैं। एग्जामिनेशन आपको पता है कि जो नॉन ओटी कैंडिडेट्स हैं यानी जो आईएमए आईएनए और एफओस एकेडमी के हैं उनको 3 पेपर्स देने होंगे इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। 100 मार्क्स के सारे पेपर होंगे, ऑफलाइन मोड के 2-2 घंटे के आपके एग्जामिनेशन है। और जो ओटीए कैंडिडेट्स हैं उनको मैथ्स का पेपर नहीं देना, यानी उन्हें सिर्फ इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का पेपर प्रिपेयर करना है। 100 मार्क्स के दोनों पेपर 2 घंटे। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बैरियर होता है वो होता है आपका सेक्शनल कट ऑफ, यानी हर पेपर में चाहे वो ओटीए हो नॉन ओटी कैंडिडेट्स हो, हर पेपर में जो भी पेपर आप इंडिविजुअल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसमें 20% मिनिमम मार्क्स आपके आने ही चाहिए, यानी आप पेपर में फेल नहीं हो सकते। आपको दिखाना है कि यस उस सब्जेक्ट में आपकी एटलीस्ट एक बेसिक एक एवरेज नॉलेज है। तो 20% इज द मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हर सेक्शन हर पेपर के लिए। तो वो आपको अचीव करते हुए इस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी लगानी है। अब मैं बात कर लेती हूँ, सीधे सीधे इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश के पेपर की बात करूं अगर, ये 10 टॉपिक्स ही जो है एग्जामिनेशन में आपको पूरे आपके सीरियस पेपर में देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं आई एम श्योर यू कैन इजीली स्कोर 85 प्लस इन इंग्लिश, विच इज वेरी इजी, क्योंकि मैं अभी आपको सेक्शंस बता दे रही हूँ जहां पे आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आर सेक्शन जहां पे यूजुअली गलतियां हो जाती हैं, एंड आप कितना भी पढ़ लें लेकिन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स इज वन सच सेक्शन जहां पे मिस्टेक्स होना बहुत कॉमन सी बात है। तो इस सेक्शन को अगर मैं छोड़ दूं, आप 2 प्रैक्टिस करें, रिवाइज करिए, मगर अगर इस सेक्शन को फिलहाल मैं साइड कर दूं, सो सेंटेंस इंप्रूवमेंट बहुत ईजी है इंग्लिश में। ठीक है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप ऑटोमेटिकली एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट इज वन थिंग। कॉम्प्रिहेंशन अगेन इज इजी, खाली पैराग्राफ आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस आपको देखने हैं, वर्ड्स वहां से उठाने हैं और वही वर्ड्स को पैराग्राफ में ढूंढ के आप इजीली आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिनोनिम्स की अगेन मैंने बात करी कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स अभी हम साइड कर देते हैं, बट इनमें से भी डेफिनेटली क्योंकि हम ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ेंगे सीडीएस की, तो मैं मान के चलती हूँ कि
चार इंटोनिम्स सिनोनिम्स तो हम कहीं ना कहीं से क्लियर कर ही सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर चार भी नहीं तो 2 या 3 आउट ऑफ 10, 2 या 3 कुछ ऐसे वर्ड्स तो आ ही जाएंगे जो हम डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं इंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स वाले सेक्शन में। नाउ वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो वेरी इजी। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस ये बिल्कुल बोनस है, जैकपॉट है आपके लिए, चाहे वो पैराग्राफ के फॉर्म में आ गया या सेंटेंसेस के फॉर्म में आ गया, ये दोनों आपके लिए जैकपॉट का काम करेंगे। स्पॉटिंग एरर्स एंड सेलेक्टिंग वर्ड्स, ये आपको देखने को मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, क्लॉज टेस्ट होंगे एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो ये सारी चीजें बहुत इजी हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर आंसर्स आपको, अगर मैं बात करूं स्पेशली वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या ऑर्डरिंग सेंटेंसेस में या ऑर्डरिंग पैराग्राफ्स में, तो अगर आप आंसर्स को एलिमिनेट करें तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर, राइट आंसर क्या होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अक्सर मिल जाता है। तो कहीं पे आपको थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी यूज करना है, कहीं पे छोटी सी ट्रिक यूज करनी है, और कहीं पे आपके प्रैक्टिस के साथ आप इजीली 85 प्लस इस सेक्शन में, इंग्लिश के सेक्शन में स्कोर कर सकते हैं। वंस आपका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इंग्लिश में बन जाता है तो फर्दर जब आप नेक्स्ट पेपर में अपेयर होते हैं तो वहां पे आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हैं, 25 से 30 मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हैं तो इजीली आप इस पूरे एग्जामिनेशन को बहुत आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स सेक्शंस में। मैथमेटिक्स सेक्शंस में ज्यादा नहीं बट मैं कुछ टॉपिक्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी और आपको इनको कवर करना चाहिए। वो है अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स, बेसिक फंडामेंटल थ्योरी। अब इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, कुछ आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सीरियस एग्जामिनेशन में थ्योरी भी पूछ ली जाती है। मैथ्स इज बच्चे वन सच थिंग, थोड़ा पेपर लेंदी होता है बट आप इसमें से अपने एटलीस्ट 5-6 टॉपिक सेलेक्टिव ढूंढ लीजिए कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं इनमें से, और उनको डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपने मैथ्स लिया हुआ है तो कुछ आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज इनमें से जरूर होंगे। आउट ऑफ दिस 10 टॉपिक्स आई वुड रेकमेंड कि 5 से 6 टॉपिक्स आप ऐसे सेलेक्ट करिए जो बिल्कुल आपके स्ट्रॉन्ग है। लीविंग दीज 3-4 टॉपिक्स जो आपके उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें भी आप कुछ सेक्शंस को यानी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के साथ कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लीविंग असाइड ऑल द क्वेश्चंस जिसमें आपका कट ऑफ जो मार्क्स है मिनिमम 20% वाला जो क्राइटेरिया है ये भी फिलअप हो जाएगा। एंड क्योंकि एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस इंग्लिश में हमने बना लिया है, तो मैथमेटिक्स अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली ये आपके लिए जैकपॉट बोनस की तरह काम करेगा। मगर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जैसे मैंने बोला मैनेजमेंट इज वन सच थिंग, कैसे आप चीजों को मैनेज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एंड सक्सेस को लेते हैं, ये देखा जाता है पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो अगर आपने समहाउ मैनेज कर लिया इंग्लिश सेक्शन में कि आप हाई स्कोर कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स सेक्शन में विथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप अपने टॉप सेक्शंस, टॉप प्रायोरिटी एरियाज के साथ आप कवर कर पा रहे हैं एटलीस्ट 30-40% ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन। मैं नहीं कहूंगी कि आप सारा पेपर बिल्कुल अटेम्प्ट करने में बैठे, क्योंकि वैसे भी मैथ इज क्वाइट टाइम टेकिंग। नाउ कमिंग बैक टू जनरल नॉलेज, अगेन बहुत ज्यादा वास्ट एरिया है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी वन ऑफ अस टू कवर कंप्लीट जनरल नॉलेज पेपर। और कवर करने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो ही जाते हैं कि जिनका आइडिया भी हमें नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए हैं, एवरीबडी इज ब्लैंक। सो यहाँ पे अगेन इसमें से भी आपके कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स होंगे, इसमें से आप मान के चले कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, ये 4 तो स्टैटिक में ऐसे सेक्शंस हैं एंड डिफेंस, ये 4 से 5 ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें तो आपको छोड़ना ही नहीं है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू लीव देम। तो ये तो आप कवर करेंगे ही करेंगे अपने स्टैटिक पोर्शन में। इन्हीं के बिहाफ पे आपके चांसेस हैं कि यहाँ पे जेके का पेपर आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, आजकल एनवायरमेंट और स्पोर्ट्स से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो मेक श्योर कि एनवायरमेंट में, क्योंकि काफी ज्यादा काम चल रहा है कोविड के बाद, तो एनवायरमेंट का सेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। और स्पोर्ट्स हमेशा डिफेंस एग्जामिनेशंस में फेवरेट रहा है, तो डिफेंस अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये 2-3 ऐसे टॉपिक है जिनका करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस चांसेस हैं आने के। मगर हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, इनके चांसेस करंट
से आने के कम होते हैं, ज्यादातर इनमें से स्टैटिक क्वेश्चंस थ्रो आउट होते हैं। सो मैं कहूंगी कि जीके अगर आप प्रिपरेशन अपनी मार्च में स्टार्ट करते हैं लास्ट 15-20 डेज में, क्योंकि जीके इज वन सच थिंग जिसमें आपको मगअप करना है। हाउएवर अगर आप कॉन्सेप्ट्स के लिए जाते हैं, थोड़ा बेसिक एक नॉलेज के लिए जाते हैं, तो स्टैटिक पोर्शन आप कवर कर सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स अगर सिर्फ पढ़ते हैं लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स, तो मैं बोलूंगी कि 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आप मार्च में स्टार्ट करिए। और वहां पे क्योंकि आपको वो करंट अफेयर्स एक बार खाली रीड आउट ही करनी है, ठीक है, आपके हाथ में नोट्स रहेंगे, आपके पास रहेंगे, आप फटाफट उन्हें रीड आउट करेंगे और आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जो 2 मंथ है, यानी जो जनवरी एंड फेब्रवरी है, इसमें मैं कहूंगी कि आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पकड़िए बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में, और उसमें क्योंकि चांसेस हैं आपको इम्प्रूव करने की, कि आप कौन से सेक्शंस जहां पे वीक है उनको आप अच्छे से टाइम देके मॉडिफाई कर सकते हैं और इजीली इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। आप आपके पास अगर आपके अपने कोई नोट्स हैं, या जिन बच्चों ने अभी जैसे एफकैट का एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ यू आपने दिया होगा, तो कुछ प्रिपरेशन तो वहां से एक इन डेप्थ हो गई होगी, थोड़ी सी ऊपर ऊपर की। अब उसको दोबारा से जब आप पढ़ेंगे तो आप भी अपने रिवीजन मोड में ही रहेंगे। यहाँ पे बस चीजें थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो जाता है एग्जामिनेशन का, वो आपको एक ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको रिसोर्स कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगने वाला है, और यूजुअली क्या होता है जब हम स्टैंडर्ड बुक्स या एनसीईआरटीज लेके बैठते हैं तो वी फील इट बोरिंग, क्योंकि आई हैव ट्रेन सो मेनी स्टूडेंट्स, इतने मेरे बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं, इतने फीडबैक्स उन बच्चों से आ चुके हैं, दैट आई थिंक आई एम द राइट पर्सन, आई कैन टेल यू दिस very very much easily with all my experiences, कि अक्सर बच्चों का मन नहीं लगता। उसके पीछे एक ही रीजन है कि उन्हें लगता है मैम ये बुक्स तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये बुक्स हम स्कूल में भी पढ़ के आए, तो जब भी पढ़ने बैठते हैं मन नहीं लगता है, प्रॉपर टाइम उतना डिवोट नहीं हो पाता। तो मैं पहले कहूंगी कि पहले ना आप अपना टाइम बांध लीजिए कि अगर आपको अब एग्जामिनेशन देना है तो 4 से 5 घंटे अब आपको सीरियस एग्जामिनेशन के लिए बैठना ही पड़ेगा। मेक वन दिस थिंग वेरी मच। और पहले दिन हो सकता है आपका मन ना लगे, दूसरे दिन मन ना लगे, बट 4 से 5 घंटे बिल्कुल उठने नहीं है। और उस 4 से 5 घंटे में आपके पास कोई सेल फोन नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि आप यूट्यूब उस टाइम पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है। 4 से 5 घंटे वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। और एक दिन में आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आप उसको अपनी एक वीक की आदत नहीं बनाएंगे, और उसके बाद जब आप अटेम्प्ट करेंगे उससे पहले आप चेंज नहीं देख पाएंगे। तो यूजुअली बच्चे क्या होते हैं, एक दिन बैठते हैं, फिर दूसरे दिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, नहीं अटेम्प्ट होता, उन्हें लगता है कि नहीं हमारी तो स्ट्रैटेजी खराब हो गई है, हमसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा, द पेपर इज वेरी डिफिकल्ट, नया रिसोर्स ढूंढते हैं, नई स्ट्रैटेजी देखते हैं, और इस तरह से यू कीप ऑन वेस्टिंग द टाइम। रेदर देन आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, एंड टारगेटेड मैनर में अपने स्टडी को आप एग्जीक्यूट करना, मैनेज करना शुरू कर दीजिए। तो जैसे मैंने बोला कि अगर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, बुक्स नहीं अवेलेबल है, स्टैंडर्ड बुक्स की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो आपकी ईज के लिए बच्चों गवर्नमेंट ट्रैकर्स के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी सीडीएस, ओटीए एंड आईएमए, एएफए, आईएनई के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। इनमें क्या है कि एनसीईआरटी की कंपाइलेशंस हैं, साथ ही बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो, मैथमेटिक्स के हो, इंग्लिश के हो, मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और डिफिकल्ट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, जो भी टॉपिक्स, जो भी सेक्शंस लगते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने अपनी करंट अफेयर्स मैगजीन में कवर किया हुआ, जहां पे आपको इन डेप्थ टॉपिक की डिटेल मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम डेफिनेटली लाइव क्लासेस भी करेंगे, जहां पे आप अपने करंट अफेयर्स को सॉल्व कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत ही जल्दी अवेलेबल होगी हमारे प्लेटफॉर्म पे। So far we have really done well with our previous serious results, and most of our candidates have cleared this एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट डूइंग एनी कोचिंग। घर बैठ के उन्होंने बस अपनी ये सेल्फ प्रिपरेशन करी है इन नोट्स के साथ। एंड मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव गॉट रिकमेंडेड इन एसएसबी, चाहे वो एसएससी की एंट्री रही हो, चाहे वो नेवी की एंट्री रही हो, मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच, जहां पे हम, जैसे अभी आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप से लेके आगे आप जब ये एग्जामिनेशन दे लेंगे तो आगे एसएसबी की गाइडेंस, एसएसबी की प्रिपरेशन, वो सारा एक कॉन्टिन्यूएशन प्रोसेस में रहेगा। एक ही प्लेटफॉर्म से विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, ना ही आपके एसएसबी फेज में बल्कि आपके मेडिकल्स में, आपकी जब तक फाइनल मेरिट इन नहीं हो जाते और जब तक आपको एकेडमी का लेटर नहीं आता, हम तब तक वहां पे आपके हर अप्स एंड डाउन्स में वी विल बेयर
विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। तो ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव हमने लिया हुआ है। साथ में अभी रिसेंटली जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर करा कि मेरी फैमिली में भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस हुए हैं। माय ब्रदर गॉट रिकमेंडेड रिसेंटली फ्रॉम आर्मी एंड नेवी बोथ, एंड वी आर स्टिल काउंटिंग ऑन एयरफोर्स एज वेल। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, रीसेंट एक्सपीरियंसेस हैं, रीसेंट फीडबैक्स हैं, चाहे वो आपके सिलेक्शन सेंटर से हो गए, एग्जामिनेशन से हो गए, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके अप्रोचेस, ये सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पे, सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेगा। तो आप अपनी जर्नी आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन रिलाई ऑन अस टिल यू गेट योर गोल। सो आप इस तरह से अब अपनी प्लान, अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान आउट करना शुरू कर दीजिए, सीडीएस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना कर दीजिए। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, एक एक सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में या ब्रीफ में बात करेंगे, या कोई और टॉपिक आपको लगता है जो मुझे बताना चाहिए, उसमें मुझे हेल्प आउट करना चाहिए, आप उन टॉपिक्स को कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्द आपके सामने उन सेशंस को लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।